देखिए, आज हम रीइमेजिन डेमोक्रेसी इस पे बात करेंगे। एंड व्हाइल वी विश टू टॉक अबाउट रीइमेजिनिंग डेमोक्रेसी, हमारी पहली कोशिश होगी कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एक रीइमेजिन किया जाए। रीइमेजिनेशन क्यों कह रहे हैं हम? सीधी सी बात है कि जो इमेजिनेशन जिसके तहत सन 47 में बंटवारे के बाद और ख़ास तौर पर जब सन 50 में हमारा संविधान लागू हुआ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की अवधारणा को मूर्त रूप दिया गया, रूल बाय कॉन्स्टिट्यूशन, रूल बाय लॉ को की जड़ें मजबूत की जाने लगी। ठीक 47 के बाद जब हमारे पड़ोस का मुल्क जो हमसे अलग हुआ था, उसने एक अपने लिए अलग राह चुनी थी, जो राह एक एक्सक्लूसिव पॉलिटिक्स की ओर जा रही थी। हमारी राह बिल्कुल, हमने बावजूद बंटवारे के, बावजूद पीड़ा के, बावजूद एक उस तरह के वैश्यपने के दौर में हमने, क्योंकि ये गांधी का मुल्क था, नेहरू का मुल्क था, अंबेडकर का मुल्क था, आज़ाद का मुल्क था, हमने अपनी जो तामीर की, अपने रास्ते की, अपने नक्शे की आगे के दिनों के लिए, उसमें हमने संसदीय लोकतंत्र को सबसे बड़ी अहमियत दी। और संसदीय लोकतंत्र को अहमियत देने के पीछे एकमात्र ये चीज थी कि जो प्रतिनिधित्व है वो व्यापक हो, जो बहुलवाद है हिंदुस्तान का उसकी व्यापकता परिलक्षित हो, वो दिखे संसद की इमारत के अंदर, व्यवहार में, विमर्श में। ये यात्रा चल पड़ी, कमोबेश थोड़ी दिक्कतें, थोड़ी परेशानियां, लेकिन आजाद हिंदुस्तान में जब हमने संसदीय लोकतंत्र की इस अवधारणा को मूर्त रूप देना स्वीकार किया, तो हमने ये तय किया कि चाहे कितनी भी बाधाएं आए, हम इस रास्ते को नहीं छोड़ेंगे। हमने छोड़ा भी नहीं, विपत्तियां बहुत आई। कालांतर में मैं आप सभी के माध्यम से, आप में से कईयों को मालूम होगा, पहली लोकसभा या पहली संसद, लोकसभा राज्यसभा कह लीजिए, विपक्ष गौण था, बहुत छोटा, मिनिस्क्यूल, लेकिन विपक्ष को विमर्श के बहुत बड़े अवसर मिला करते थे। बल्कि वक्त तय करने की भी जो पूरी परिपाटी थी, उसमें यह नहीं था कि अगर ये इस पार्टी के मात्र 4 सदस्य हैं या 6 सदस्य हैं तो उनका वक्त उस अनुपात में कम हो जाएगा। क्वालिटी ऑफ डिबेट, जिसको कहते हैं कि बहस की गुणवत्ता पे बहुत जोर हुआ करता था। कई लोग आज भी स्मरण करते हैं, प्रोफेसर हिरेन मुखर्जी, भूपेश गुप्ता, बाद के दौर में अटल जी। 62 में चीन से हम लड़ रहे थे और उस लड़ाई के दौरान विपक्ष ने सदन के सत्र की मांग की। तत्कालीन सरकार मना कर सकती थी, जैसे इन दिनों सरकार ने चाइना को लेकर के उस बीते वर्ष जो कुछ हुआ मना कर दिया, लेकिन उस सरकार ने मना नहीं किया। चर्चा हुई, व्यापक चर्चा हुई। छोटे दलों के जो नेता थे उन्हें बहुत वक्त मिला, सरकार की आलोचना हुई, क्योंकि उस वक्त सरकार और देश एक चीज नहीं हुआ करती थी। देश एक ऐसी अवधारणा है जिसकी इयत्ता अलग है, जिसकी पहचान अलग है। सरकार एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी जाती है, हर 5 वर्ष के बाद सरकार बदलती है, या उसी सरकार को फिर से लोग विश्वास देकर के, वोट देकर के फिर से उस सरकार को बहाल करते हैं। लेकिन सरकार और देश और राज्य तीनों अलग अवधारणाएं। मैं इसी संदर्भ में इस बात को रख रहा था कि छोटे विपक्ष के होने के बावजूद, चूंकि संसदीय लोकतंत्र की गरिमा इस बात में है कि विमर्श कितना व्यापक हो सकता है, विमर्श कितना संवेदनशील हो सकता है। यह संसदीय लोकतंत्र की वो परिपाटी है जिस परिपाटी ने हिंदुस्तान में संसद को उस मुकाम तक पहुंचाया जिस मुकाम में हर व्यक्ति को, हर नागरिक को गर्व होता है। आज भी बावजूद कई दिक्कतों के, कई परेशानियों के, मैं इस कुछ मौलिक बिंदुओं पर चर्चा से पूर्व कुछ बातें कहना चाहता हूं, आपके साथ साझा करना चाहता हूं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने एक बार बात कही थी। उनसे लोगों ने पूछा, आखिर संसद चीज क्या है? क्या एक इमारत है या महज, जिसको कहते हैं ना कि पार्लियामेंट शब्द की जो व्युत्पत्ति है
पार्ले, ये फ्रेंच भाषा में इसका मतलब होता है टॉक, बातचीत, संवाद। तो उन्होंने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में संसद की दो अहम महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं। एक, विधायी कार्य, यानी कि किसी भी विषय पे, किसी भी पहलू पे आप कानून बनाएं। वो कानून कैसे बनाएं? विमर्श से, व्यापक विमर्श से, उसके हर पहलू पे बातचीत हो। कहां क्या कमी है, कहां और मजबूती लाई जा सकती है, कहां ये कानून जनहित के खिलाफ जाके खड़ा हो जाएगा, कहां ये कानून कुछ तब्दीलियों के साथ जन सरोकार को और मजबूत और बलवती करेगा। और दूसरा अहम रोल, अहम भूमिका दूसरी जो संसदीय लोकतंत्र में संसद की होती है, वो है विमर्श की। विमर्श से तात्पर्य है, डेलिब्रेशन से तात्पर्य है कि कोई भी ऐसी चीजें, कोई भी ऐसा पहलू, कोई भी ऐसा एक ऐसा बिंदु जिससे जन भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लोग परेशानी में हैं, लोग चाहते हैं कि प्रतिनिधिक संस्था जो कि संसद है उस पर हमारे इन बिंदुओं पे चर्चा हो। तो डेलिब्रेशन एंड लेजिस्लेशन, इन दोनों को लेकर के संसद की जो यात्रा हमारी शुरू हुई, मैं कहूंगा कि पहले आम चुनाव के बाद से वो यात्रा कमोबेश चलती रही। उसको पहला झटका सन 75 में लगा। लोकप्रिय तरीके से चुनी गई थी हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी, लेकिन कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुए, कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई कि उनके कुछ सलाहकारों ने उन्हें यह राय दी कि संसदीय लोकतंत्र की ये जो परिपाटी है, जहां आप पर भी सवाल हो सकते हैं, उसको थोड़ा कर्व किया जाए। तो कैसे हुआ? उसको करने के लिए देश में इमरजेंसी लाई गई, आंतरिक सुरक्षा का हवाला देते हुए। और इमरजेंसी आई तकरीबन 75 से लेकर के 76 के आखिर तक, 77 के शुरू तक रही। फिर आम चुनाव हुए और जनता ने संसदीय लोकतंत्र, लोकतांत्रिक परंपराओं पे हुए इस कुठाराघात का प्रतिकार मतदान करके लिया। सरकार बदल गई। तो बदली हुई सरकार को क्या विरासत मिली? उसको यह विरासत मिली कि संसदीय लोकतंत्र की जो स्थापित मान्यताएं हैं, जो परंपराएं हैं, जिसमें विधायी कार्य और विमर्श के लिए जगह होनी चाहिए, उस पर किसी भी प्रकार का हमला ना हो, उस पर किसी भी प्रकार की ऐसी कोशिश ना हो कि एक अंधेरा सा कायम हो जाए। बहरहाल फिर उसी लोकतांत्रिक तरीके के माध्यम से इंदिरा जी 80 में पुनर्वापसी करती हैं। जनता पार्टी का प्रयोग असफल हो जाता है, मध्य रास्ते मध्यावधि चुनाव होते हैं और इंदिरा जी की वापसी होती है, जैसा मैंने जिक्र किया। फिर उन्हें भी क्या संदेश गया कि आपके कार्य मनसा वाचा कर्मणा में, आपकी कार्यशैली में कहीं भी लोकतांत्रिक परंपराओं पर अगर कुठाराघात होगा तो जनता के पास वो कुंजी है जिससे वो आपको बदल के रख देगी। इतिहास की उस विरासत, उस संदर्भ से आइए समकालीन दौर की चुनौतियों, समकालीन दौर की बात करें। इमरजेंसी नहीं लगी हुई है, शायद जरूरत भी नहीं है, लेकिन हालात वैसे ही हैं। मैं क्यों कह रहा हूं कि हालात वैसे ही हैं? सन 52 में जब इस अवधारणा को मूर्त रूप दिया गया, जिसे हम संसदीय लोकतंत्र कहते हैं, आप खुद से आंकड़े देख लीजिए, संसद कितने दिनों तक चला करती थी एक साल में, तकरीबन 140, 50, 60 दिन तक। और आज कितने दिन तक चलती है? मैं दिन क्यों गिनवा रहा हूं? दिन इसलिए गिनवा रहा हूं कि उससे गंभीरता का पता चलता है कि अचानक से जिस संसदीय लोकतंत्र पर हमारे लोकतंत्र की इमारत खड़ी है, जहां वो बेजान सी इमारत नहीं है, वहां इबारत लिखी हुई है जो हमारे पुरखे लिख गए थे। आज क्या कोशिश हो रही है? कैसे सत्र चल रहे हैं? और सरकार के सारे फैसले एग्जीक्यूटिव डिसीजन से होते हैं, ऑर्डिनेंसेस से होते हैं। और जब सत्र बुलाया जाता है तो ऑर्डिनेंसेस पे मुहर लगाने की कोशिश होती है। कहां गया विमर्श? कहां गई विधायी कार्य में एक व्यापक दृष्टिकोण से स्टेक होल्डर्स को साथ में लेकर के चलना? आखिर ये क्यों हो रहा है? इसकी थोड़ी पड़ताल हम सब के लिए बेहद आवश्यक है। मैं 2-3 बिंदुओं पर इस बात को रखूंगा।
पहला बिंदु हमारा है, लोकतंत्र में बहुमत बेहद आवश्यक है। बहुमत से सरकार बनती है, जनता बहुमत देती है, कभी किसी दल विशेष को, कभी किसी कई दलों के गठबंधन को, कोएलिशन जिसे हम कहते हैं। उस बहुमत से एक सरकार बनाई जाती है। मेजॉरिटी बहुत आवश्यक है सरकार बनाने के लिए, लेकिन वो लाइसेंस नहीं हुआ करती है मेजॉरिटेरियन राजनीति के लिए। वो आपको एक तरह से खुली छूट नहीं है कि आप परंपराओं, रवायतों और हमारी जो विरासत है उसको कुठाराघात करके आप माई वे और हाईवे, ये मेरी मर्जी है, मैं इसे कर बैठूंगा, चाहे उसके पीछे संविधान की मूल तत्व की भावना, मूल भावना उसके पक्ष में हो या ना हो। आप देख लें कई कानून जो पास हुए हैं, चाहे सीएए का कानून हो, चाहे हाल के दिनों में कृषि कानून हो, और चाहे मोनेटाइजेशन का पूरा ये जो एक फ्लड गेट सा खुला हुआ है, ये आखिर चीजें क्या है? कोई भी देख ले। आप संविधान के प्रस्तावना के आईने में आपको देखने की कोशिश करनी चाहिए कि कोई कानून कैसा है। ये जो आपकी कार्यशैली है उस प्रस्तावना के आईने में कैसे दिखेगी? क्या मतलब रह जाएगा उन खूबसूरत भावनाओं का? स्वतंत्रता, न्याय, सामाजिक न्याय, अभिव्यक्ति की आजादी, अगर इस प्रकार के कानून पास होंगे और वो भी बिना व्यापक विमर्श के, तो हाल की सरकारों को और खास तौर पर बीते 7-8 वर्षों में हमने ये साफ तौर पर देखा है कि जो मेजॉरिटी मिलती है ना लोगों की, लोगों से जो बहुमत प्राप्त होता है, लोग उसे लाइसेंस समझ बैठते हैं। लोग समझते हैं कि हम जो चाहें कर बैठे। कई दफा कहते हैं कि हमें तो लोगों ने मत दिया है। लोगों ने मत आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए दिया था, समेकित विकास के लिए दिया था, सबको साथ लेके चलने की बात के लिए दिया था। यह नहीं दिया था कि किसी 2 समुदाय को, 3 समुदाय को, 4 समुदाय को आप इस आपकी तथाकथित विकास की दौड़ में आप पीछे छोड़ दें। इसी नजरिए से मैंने वो बात कही थी कि मेजॉरिटी इन अ पार्लियामेंट इज अ मस्ट टू फॉर्म द गवर्नमेंट, बट मेजॉरिटेरियन आइडियाज एमिनेटिंग आउट ऑफ दैट मैंडेट इज डेंजरस टू डेमोक्रेसी। यह हमारी संसदीय लोकतंत्र की भावनाओं के खिलाफ है। तो अब दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है जो हम सबको स्मरण रखनी चाहिए, जो मैंने पहले भी कहा कि संसदीय लोकतंत्र विमर्श से चलता है। यह नहीं कि यह सत्ता पक्ष है और वो विपक्ष, वो चुनाव में खत्म हो जाता है। चुनाव हुए, एक सत्ता पक्ष बना जिसने सरकार बनाई, मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, लेकिन दूसरी ओर एक विपक्ष होता है। जनता ने विपक्ष को भी संसद में भेजा है। क्यों भेजा है संसद में? ताकि सत्ता पक्ष की कार्यशैली को गौर से देखें, उनसे सवाल करें, अच्छा कर रहे हैं तो पक्ष में खड़े हों, और अगर ऐसी कोशिशें हो रही हैं जिससे कि जन सरोकार का अहित हो रहा है, ऐसी कोशिशें हो रही हैं जिससे नागरिक अधिकारों का हनन हो रहा है, ऐसी कोशिशें हो रही हैं जिससे बाजार के समक्ष राज्य की व्यवस्थाओं को पंगु बनाया जा रहा है, लहलुहान किया जा रहा है, तो विपक्ष का काम है आगाह करना, विपक्ष का काम है आलोचना करना, विपक्ष का काम है सलाह देना, विपक्ष का काम है कि किसी भी प्रकार से सरकार को यह संदेश देना चाहिए, क्योंकि चुनाव तो 5 वर्ष बाद होंगे। क्या चुनाव के बीच यह संवाद की परिपाटी खत्म हो जानी चाहिए? संसदीय लोकतंत्र की खूबी यही है, जो मैं दोबारा इस बात को कह रहा हूं, सबसे बड़ी खूबी है कि विमर्श लगातार चलने से सरकार को भी अद्यतन स्थिति की जानकारी मिलती है। सरकार को भी यह मुगालता नहीं रहता है कि हमको अब एक मेजॉरिटी मिली है और हमको अब किसी बात की कोई चिंता नहीं। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है कि संसद में प्रतिनिधित्व का जो पूरा आइडिया है वो परिलक्षित होना चाहिए, वो टोकनिज्म का शिकार नहीं होना चाहिए। हमारे यहां रिप्रेजेंटेशन बीते कुछ वर्षों में टोकनिज्म का शिकार हो गया। टोकनिज्म की वजह से क्या होता है? आप गिनाते हो फलाना मंत्री फलाना समुदाय से, फलाना मंत्री फलाना समुदाय से, लेकिन क्यों? आखिर प्रतिनिधित्व अगर है तो वो जनमानस को संदेश अपने आप पहुंचेगा। दिक्कत यह है कि संदेश आपका इसलिए नहीं पहुंच रहा है क्योंकि
वो उस संदेश में सच्चाई नहीं है, उसमें ईमानदारी नहीं है, उसमें बेबाक ईमानदारी नहीं है। तो एक तो दूसरी कोशिश प्रतिनिधित्व को उसकी व्यापकता में सरल सहज भाव से संसद के अंदर वो दिखे। तीसरी महत्वपूर्ण, चौथी महत्वपूर्ण चीज होगी बहुलवाद, जिसको हम कहते हैं डाइवर्सिटी। वो डाइवर्सिटी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बेहद आवश्यक है। जैसे आप देखिए, लोकसभा लोअर हाउस है, सीधे तौर पर जनता अपने नुमाइंदे को, अपने प्रतिनिधि को चुन के भेजती है। राज्यसभा में अप्रत्यक्ष रूप से चुनी हुई विधानसभाओं से लोग राज्यसभा में आते हैं, जो हाउस ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। क्यों आवश्यकता है उसकी? हाल के दिनों में आप सब वाकिफ होंगे कि कई सारी चीजें, हालांकि सरकार के आला लोग कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद, लेकिन हकीकत में वो सहकारी संघवाद जमीन पे नहीं उतरता है। हमने देखा कोविड के दौरान हैंड होल्डिंग नहीं हो रही थी। हमने देखा कोविड के दौरान ब्लेम गेम चल रहा था। हम कोविड से नहीं लड़ रहे थे, सेंटर स्टेट से लड़ रहा था। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप फेडरल प्रिंसिपल को, जो कि कोर है हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, हमारे संसदीय लोकतंत्र का, हमारी महती हमारी परंपराओं का, आपने उस पर कुठाराघात करने की कोशिश की है। कभी भाषा के सवाल पर, कभी टैक्स के कॉन्सेंट्रेशन के सवाल पर, कभी जो स्टेट्स के पावर थे उसको लेने की कोशिश के सवाल पर। तो इससे क्या होता है कि इससे भी एक व्यापक कई राज्यों में यह संदेश जाता है कि हमारे लोकतंत्र में ये जो कुरूप चीजें हाल के दिनों में विकसित हुई हैं, अगर इन पर लगाम नहीं लगी तो मैं समझता हूं, और आप सब इस बात से सहमत होंगे कि ये संसदीय लोकतंत्र को कल को संग्रहालय की वस्तु न बना दे। एक टिप्पणी मैं और करना चाहता हूं, और वो टिप्पणी खासी तौर पर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हाल के दिनों में हमने देखा है कि संसद के अंदर विपक्ष, जो मैंने पहले भी एक बात कही थी कि विपक्ष या सत्ता पक्ष, जैसा शुरू में मैंने कहा कि पार्लियामेंट में पार्ले शब्द है, टॉक, कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन का मतलब क्या है? संवाद। संवाद का मतलब क्या होता है? सुनना और सुनाना। हमारी आज की सरकार ने सुनना लगभग बंद कर दिया है, सुनती नहीं है, सुनाती है। लेकिन अगर हम रीइमेजिन करें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को, संसदीय लोकतंत्र को, तो इस रीइमेजिनेशन में यह परिलक्षित होनी चाहिए, बात दिखनी चाहिए हमारे सरोकारों में, हमारी प्राथमिकताओं में, कि हम सुनते भी हैं और सुनाते भी। उसकी वजह से क्या दिक्कत होती है कि जब आप समझते हैं कि विपक्ष, आप समझते हैं अवरोधक है, मार्ग अवरोधक है। क्यों लग रहा है आपको मार्ग अवरोधक है? क्योंकि आपकी कार्यशैली में आप विपक्ष को शत्रुता की जुबान से देखते हैं, और उसका नतीजा ये हुआ, मैं सिर्फ सत्ता पक्ष को नहीं कहूंगा, विपक्ष भी सत्ता पक्ष को शत्रुता की जुबान से बोलता है। हम पॉलिटिकली एक दूसरे से अलग हैं, वैचारिक रूप से, राजनीतिक रूप से, लेकिन संसद के अंदर तो हम सब हैं। आप सत्ता पक्ष से, हम विपक्ष से हैं। तो एक जो संवाद में प्रवृत्ति होनी चाहिए, और वो प्रवृत्ति क्या होनी चाहिए? वो प्रवृत्ति ये होनी चाहिए कि हम बिना किंतु परंतु परंच के बातचीत को तैयार हैं। अगर हमने वो चीजें कर ली कि हम बातचीत कर सकते हैं और हम शत्रु नहीं हैं, हम दो वैकल्पिक प्रस्थापनाएं हैं, दो वैकल्पिक विचार हैं, इस देश को कैसे आगे ले जाए, तो मैं समझता हूं कि कई सारी विसंगतियां जो हाल के दिनों में हमने देखी हैं वो खत्म हो सकती हैं, उन्हें कम किया जा सकता है। एक आखिरी टिप्पणी मैं जरूर करना चाहूंगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बहुत बड़े पैरोकार थे। चाहते तो 47 के आसपास जितने मुल्क आजाद हुए, उसमें शायद हम अकेले मुल्क थे जिसने इस रास्ते को चुना था। वो चाहते तो संस्थाओं को कुंद कर सकते थे, परंपराएं अलग तरह की विकसित कर सकते थे। वो भी कहते मैं, मेरा, मुझको, उससे बियॉन्ड कुछ नहीं। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। जब हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की, संसदीय लोकतंत्र के रीइमेजिनेशन की बात करते हैं, तो रीइमेजिनेशन में बहुत कुछ नहीं करना, हमें बैक टू बेसिक्स जाना है, मौलिक चीजों पे जानी है। देखना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में संसदीय लोकतंत्र से हमारी अपेक्षाएं क्या थी,
हम कैसा लोकतंत्र चाहते थे संसदीय, और एक बार अगर हम वहां पहुंच गए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स 52-57 की हम अगर डिबेट और डिस्कशन देखें, उपलब्ध हैं सब कुछ, तब पता चलेगा कि हिरेन मुखर्जी, भूपेश गुप्ता और कई अन्य नाम, या इवन अटल बिहारी वाजपेयी जी संसद में कैसे अपनी बातें रखते थे और कैसे सरकारें सुनती थी। और हां, उस वक्त के प्रधानमंत्री संसद को सबसे बड़ी प्राथमिकता देते थे, घंटों बैठे होते थे। हमें अगर संसदीय लोकतंत्र की उस खूबसूरत पहलू को पुनर्बहाल करना है तो यह सिर्फ राजनेताओं से नहीं होगा, ये आम छात्र, विद्यार्थी, मजदूर, किसान, उन्हें ये बात बार बार उठानी होगी, कहना होगा, हमें हमारी पुरानी वाली लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हाथ में दीजिए, हमें हमारी पुरानी संसदीय परंपराएं हमारे हाथ में दीजिए, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के शत्रु नहीं है, दो वैकल्पिक विचारधाराएं हैं, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक है कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी और उसकी जड़ों को कैसे मजबूत किया जाए। मैं इसी आशय से इस बात को यहां खत्म करूंगा। जय हिंद।